हाँ, तो अभी हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को देखा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने देखा था कि ईंधन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से भी अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। तो ईंधन का यहाँ पे हमने अभी ईंधन के बारे में देखा था। अब इसके आगे जीवाश्म ईंधन के बारे में देखते हैं। अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसे दो भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, सबसे पहला ईंधन हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे ये जो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ये दूसरा जीवाश्म ईंधन। अभी ईंधन के बारे में देखा, सेकंड वाले पे हम पहुँचते हैं। क्या है कि पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसा कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जीवाश्म ईंधन में क्या आता है? सबसे पहले ये निर्मित कैसे होता है? ये निर्मित होता है जब जानवर के जो अवशेष होते हैं धरती के नीचे काफ़ी वर्षों तक नीचे दबे रहते हैं। इसके साथ ही साथ जो वृक्ष होते हैं और ये सब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, जानवरों के अवशेष होते हैं, ये लाखों वर्षों तक धरती के नीचे दबे रहते हैं। और जब उसी पर दाब पड़ता है, उस स्थान पर और दबाव पड़ता है, उसका एक तापमान में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो इस जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत इनके द्वारा किस किस की उत्पत्ति होती है? कोयले की उत्पत्ति होती है, पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है और प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति होती है। ये क्या है? ये एक परंपरागत स्रोत का एक माध्यम है। ठीक है, स्रोत हैं एक तरीके से। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात क्या है कि ये जो भंडार हम जीवाश्म ईंधन यूज़ करते हैं, इनके जो भंडार हैं वे सीमित हैं, अर्थात ये कई लाखों वर्षों पश्चात बनकर तैयार होते हैं। इतना लंबा समय लगता है। तो जितनी तेज़ी से जो जनसंख्या बढ़ रही है और इसका उपयोग कर रही है, इसकी तुलना में जो संसाधन है वे बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और बहुत ही अधिक मतलब ये एक बहुमूल्य संसाधन है। तो इसका जो उपयोग, जो भी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या करना है? उसको पहली बात उसे बहुत कम यूज़ करना है। ठीक है, जब कम यूज़ होगा तो उसका जो संरक्षण लंबे समय तक चलेगा और आवश्यकता अनुसार करना है। तो इसी प्रकार क्या कहा गया है? इसीलिए ये शीघ्रता से समाप्त होने वाले की कगार पे हैं। आगे कोयला, यहाँ आप कोयले की बात की गई है। जैसे कि कोयला यह है बहुआयात में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन और उद्योगों जैसे कि लोहा और इस्पात वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसीलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। तो कोयले का विभिन्न उपयोग है और इसका जो जीवाश्म ईंधन में ये कोयला जो है एक ऐसा स्रोत है जिसका साधारण तौर पर अधिकांश रूप से यूज़ किया जाता है। इसका सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं अधिक से अधिक। और इसका जो उपयोग होता है एक घरेलू तरीके से, घरेलू ईंधन के रूप में
और साथ ही साथ उद्योगों में, लोहे इस्पात में और वाष्प इंजनों में। और क्या होता है, कोयले से एक विद्युत अर्थात जो बिजली है वे बनाई जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। जो भी कोयले से प्राप्त विद्युत होती है उसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण हुआ है वे कैसे हुआ है, वही बात यहाँ पर है कि जो लाखों वर्ष पूर्व जो भी फॉरेन थे और जो दलदल जो भी भूमि थी उसके अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर ये दब गए जो वृक्ष हैं और विभिन्न प्रकार के जीवाश्म के निर्माण के साधन जो भी थे वो दबे और फिर कई वर्षों, लाखों वर्ष पश्चात उनमें परिवर्तन आया। कोयले को क्या कहा जाता है, कोयले को अंतर्हित धूप भी इसे कहा जाता है। अंतर्हित धूप, कोयला तो कहते हैं लेकिन अंतर्हित धूप के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है इसे। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। तो कोयले का जो उत्पादक करने वाले देश हैं सर्वप्रमुख, वो जो सबसे अधिक मात्रा में करते हैं, सबसे पहला चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। तो ये भारत की, ये विश्व स्तर की बात करी थी। और भारत में जो कोयला उत्पादक का जो क्षेत्र है, रानीगंज है, पश्चिमी बंगाल है और झरिया है, धनबाद है और साथ ही साथ बोकारो जो कि झारखंड में है, ये है। अब नेक्स्ट है पेट्रोलियम। तो क्या है, देखिए पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिलों को चरमराने से रोकता है, ठीक है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो देखिए, जब दरअसल क्या होता है कि जब धरती के अंदर ये पेट्रोलियम जहाँ से भी प्राप्त होता है, वो काफ़ी लंबी खुदाई के पश्चात ये नीचे अंदर जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। तो जब ये पाया जाता है तो इसका जो रंग होता है गाढ़े रंग, एक तरीके से काले गाढ़े या भूरे गाढ़े रंग का होता है। इसका कुछ रंग इसी प्रकार का होता है। और जब ये निकाला जाता है तो ये जो पेट्रोल है ना, तो इसको ये पेट्रोल के रूप में नहीं निकलता, ये काले गाढ़े द्रव्य के रूप में निकलता है। फिर उसको अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग किया जाता है। उसी में से ग्रीस में भी बनता है जो कि साइकिल में, मोटरसाइकिल में लगाने के काम आता है। और उसमें से विभिन्न प्रकार के तत्व निकलते हैं। फिर उसके ही अंदर का एक छोटा सा ये भाग है पेट्रोल, ठीक है। अंत में जाके पेट्रोल बनता है जब सब कुछ उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए, शायद इसके अंतर्गत दिया गया होगा, चरमराने से रोकती है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है। कैसा? काला, गाढ़ा काले द्रव्य के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जिससे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। शैलों की परतों के मध्य, जो पृथ्वी के नीचे विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं ना, तो जब ये शैलों के मध्य मतलब विभिन्न प्रकार की, विभिन्न क्षेत्रों में ढेर सारी शैल होंगी, मतलब पत्थर होंगे बड़े बड़े, और वो कई प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं, तो उनके बीचों बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये एकदम मिट्टी जो होती है एक समतल भूपर्पटी, उस पे नहीं पाया जाता, ये शैलों के अंतर्गत मध्य में पाया जाता है। तभी तो इसका जो बचाव है वो ये एक सुरक्षित रूप में बचा रहता है। तो शैलों की परतों के मध्य में पाया जाता है और इसका वेधन
अब तटीय तथा तटीय क्षेत्रों में स्थित तैलीय क्षेत्रों से किया जाता है। इसका जो वेधन होता है, मतलब इसको जो संग्रहित किया जाता है, तो ये उसका जो भौगोलिक स्तर जो परिस्थिति की बात की है, या तो ये अपतटीय स्थल पे होगा या फिर तटीय स्थल के क्षेत्रों में इसको वहाँ से निकाला जाता है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है। तो परिष्करणशाला में क्या होता है, ये जो मैंने बताया था उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो उसको अलग अलग वर्गीकृत करते हैं उसमें से निकाल कर। तो जब वो वहाँ से प्राप्त होता है, या ये इसका जो स्थल होगा, या तो वे तटीय क्षेत्र से प्राप्त होगा। तटीय क्षेत्र वे होते हैं जहाँ आसपास विभिन्न प्रकार के, जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में जल के स्रोत होंगे, समुद्र होगा, कुछ इस प्रकार के, या जो अपतटीय स्थल वो होते हैं जो रेतीला स्थान होता है, जहाँ पर दूर दूर तक पानी का, जल का अभाव होता है। तो वहाँ से ये निकाले जाते हैं और उसके तत्पश्चात ये परिष्करणशाला के अंतर्गत भेजे जाते हैं, जहाँ देखिए, जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे कि डीजल, देखिए सर्वप्रथम डीजल इसी काले द्रव्य से निकला है। पेट्रोल, ठीक है, ये पेट्रोल भी, पेट्रोल कहा जाता है पेट्रोलियम, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सी द्रव्य इनके साथ निकल के आते हैं बाहर, ठीक है। मिट्टी का तेल इसी से निकलता के बनता है, काले द्रव्य से। और मोम, जो मोम होती है वे, और प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक, और स्नेहक, तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और उसके बाद उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और उसके बाद उत्पादों को, तो देखिए ये धरती में, जो पृथ्वी में किस रूप में मिलते हैं, एक काले द्रव्य के रूप में मिलते हैं। देखिए हमने ये देखा था अभी ऊपर, ठीक है। और जब इसे प्राप्त किया गया, और फिर जब इस काले द्रव्य को परिष्करणशाला में भेजा गया, वहाँ पर उस काले द्रव्य में से उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। मतलब उसकी काफ़ी, जैसे फसल उगती है खेतों में, तो वो शुरू में कैसे उगती है, उसके साथ पूरे पौधे लगे होते हैं, पूरा जड़ तने सबके साथ होती है। फिर जब वो उसकी कटाई की जाती है तो उसके बीजों को अलग किया जाता है, अनाजों को अलग किया जाता है, और फिर उसमें जो भी अगर कोई जो फसल है, मान लीजिए कि चावल था, चावल पहले धान के रूप में होता है, तो उसको पहले सब उसकी कटाई की जाती है, फिर धानों को पीट कर निकाला जाता है, फिर धान को भी इकट्ठा करके फिर उसे मशीनों पे भेजा जाता है, तो वहाँ से धान में से चावल निकाले जाते हैं। तो उसी प्रकार ठीक ये काला जो द्रव्य होता है, तो वो से जब इस परिष्करणशाला में भेजा जाता है, तो उसी प्रकार उससे भी ये सभी चीज़ें निकलकर सामने आती है। ये जो हमने 6 प्रकार देखी, सबसे पहला हमने डीजल देखा, फिर पेट्रोल देखा, फिर मिट्टी का तेल होता है वे देखा, और साथ ही साथ मोम और प्लास्टिक और स्नेहक, ये सब इसी काले द्रव्य जो भी प्राप्त होता है, काला द्रव्य एक उससे निकलकर अलग अलग किया जाता है। तो इसी पेट्रोल जो है, यही जो पेट्रोल सबसे पहला, इसे और उसके बाद जो भी उत्पादक होते हैं, मतलब ये सारे जो भी पेट्रोल को छोड़ के देखा जाए तो इसमें फिर 5 तत्व बचेंगे, तो उन सभी को काला सोना कहा जाता है। ओके, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अब। क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है, बिल्कुल ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, मुख्य उत्पादक देश क्या है, वो भी किसके, पेट्रोलियम के, याद रखना। ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम के डिगबोई, असम जो है वहाँ पर डिगबोई नामक स्थान है, वहाँ पर पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम। मुंबई में, बॉम्बे हाई में और कृष्ण और गोदावरी नदी के डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम। ओके, अब देखिए ये देख लेते हैं शब्द की उत्पत्ति। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थात शैल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसीलिए पेट्रोलियम का अर्थ शेल तेल है। पेट्रोलियम का साधारण रूप से इसका अर्थ समझा जाए तो शेल तेल। सबसे पहले क्या हमने ऊपर देखा था, पढ़ा था इसमें कि ये शैलों के अंतर्गत बीच बीच में पाए जाते हैं, तो इसे शेल तेल भी कहा जाता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्या आप जानते हैं, देखिए, क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। बिल्कुल आजकल सभी सीएनजी का ही प्रयोग करते हैं गाड़ियों में अक्सर। जल विद्युत, शल्ल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का एक दृश्य है जहाँ पर विद्युत परियोजना के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। तो बांधों में जो जल संग्रहित किया जाता है वे क्या करते हैं, उसको पहली बार संग्रहित इसलिए किया जाता है ताकि वे ऊंचाई से तेज़ी से नीचे गिरे। जैसा कि ये है जल ये एक बांध के रूप में रखा गया, ठीक है, और फिर ये यहाँ से तेज़ी से नीचे गिरता है। देखिए कुछ ऐसा होता है जहाँ जल विद्युत बनता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये जल है और ये जो ये स्थल है ना, यहाँ से जब बिजली जब पानी गिरता है तब उस प्रकार तब बिजली उत्पन्न की जाती है। आगे देखिए इसमें क्या कहा है, ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थिर टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, ये एक बांध का नाम है, बांध है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और
दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो जो भी विश्व स्तर पर जो भी बिजली का जो भी हम बिजली उपयोग करते हैं, उसमें से 1/4 जो हिस्सा है वो बिजली द्वारा ही उत्पन्न जल द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। तो जल द्वारा विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाता है, यहाँ पे एक जब ये नीचे जब ये जलधारा गिरती है तो नीचे एक टरबाइन लगा होता है, और जब वो टरबाइन पर गिरता है जल, तो वो घूमता है, उसके अंदर जो ब्लेड लगे होते हैं जिसे जनरेटर ब्लड जनरेटर कहा जाता है, और जब वो घूमता है तो बिजली उत्पन्न करता है। बिजली जो जल विद्युत होता है वो उसे जल विद्युत कहते हैं, और एक प्रकार से वो विद्युत उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। और साथ ही साथ विश्व में जो भी बिजली का उपयोग किया जाता है, वे 1/4 जो बिजली है वे जल के माध्यम से ही प्रयोग की जाती है। विश्व स्तर पर इसका उत्पादन होता है जैसे कि नॉर्वे में, ब्राज़ील में, चीन में, ये विश्व स्तर की बात कर रहा है। और जो भारत में है, भारत में विभिन्न प्रकार के बांध ऐसे निर्मित किए गए हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल बांध है, और गांधी सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना। इन सब के माध्यम से देखिए, ये टरबाइन वाला है, ये यहाँ पे एक अच्छे से दिखा रखा है, यहाँ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। यहाँ ये देखिए, ये जल भंडार है, ये है जनरेटर। ठीक है। और फिर इसी के ब्लेड पर वो यहाँ पर नीचे आके जब जल गिरता है तब विद्युत का उत्पादन होता है। आगे हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अभी हम परंपरागत स्रोतों की बात कर रहे थे, गैर परंपरागत स्रोतों की बात आती है। अब देखिए, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया गया है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इस ईंधनों के भंडार के समाप्त हो जाएंगे। कि ये जो जीवाश्म ईंधन जो है वे उसका जो उपयोग है लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, गैर परंपरागत स्रोत के अभाव उत्पन्न हो रहे हैं। और अगर इसका जो जीवाश्म ईंधनों का अगर अधिक से अधिक उपयोग किया गया तो ये सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये लगातार भंडारों में ये कमी करते जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं सभी जो भी मनुष्य हैं और औद्योगिक कंपनियां हैं, ये सब जीवाश्म ईंधनों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। उसके बचाव के लिए गैर परंपरागत स्रोतों का अब क्या कर रहे हैं, अब उपयोग किया जा रहा है। उसमें जैसा कि उसमें किस प्रकार के जो संसाधन आएंगे या स्रोत आएंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा स्रोत आएगा, पवन ऊर्जा स्रोत आएगा, ज्वारीय ऊर्जा स्रोत रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है और इनका जो उपयोग है वो अधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। ये देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं विश्व का पहला विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि विश्व का सबसे पहला जो विद्युत जल उत्पादन किया था वो किसने किया था, नॉर्वे ने किया था। सेकंड है, क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। तो विश्व का प्रथम और पवन चलित
जो कि बस अड्डा है, ये सबसे पहले सर्वप्रथम इसका ये निर्मित हुआ था स्कॉटलैंड में। ओके, ठीक है। अब सौर ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं कि सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों में से तापन एवं प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होती है। तो देखिए, सौर ऊर्जा की बात करिए, क्या है, जब जीवाश्म ईंधनों का अधिक प्रयोग करने से वो घटते चले जा रहे हैं और उसका अधिक उपयोग करने से काफ़ी हानि पहुंच रही है। इससे इसके बचाव के लिए किया जाता है, गैर परंपरागत जो भी स्रोत हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला सौर ऊर्जा यहाँ बताया गया है। जो सौर ऊर्जा है उसका प्रयोग करने से जो भी जीवाश्म ईंधन है उसको सबसे पहले बचाया जाएगा। और जो इसका प्रयोग होता है वे कैसे होता है, वे ऐसे होता है कि जो भी सूरज से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको एक तरीके से सोलर पैनल जो होते हैं उसमें उसे संरक्षित रखी जाती है। तो जब वो संरक्षित होती है तो उसका उपयोग वे किस प्रकार से करते हैं, उसका उपयोग ना विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसा कि जो एक सोलर्स कुकर आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भोजन बहुत जल्दी बनता है और कम बिना किसी खर्च के, क्योंकि जो धूप है सूर्य की वे एक तरीके से एक सुलभ साधन है। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी एक सोलर पैनल लगाया जाता है सड़कों पे, जो एक बल्ब लगाया जाता है सोलर पैनल उसमें लगा हुआ होता है, तो वो दिन में तो चार्ज होता है लेकिन रात्रि को अपने आप वो प्रकाश प्रदान करता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के बहुत सारे स्रोत हैं एक जो सूरज की जो रोशनी है उसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्यों को साधा जाता है। तो ये वही बात है। और आगे ये कहता है कि जो भी ये सोलर पैनल हम इसका उपयोग करते हैं ये उष्णकटिबंधीय वाले प्रदेश में इसका उपयोग जो है वो अधिक लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। ठीक है। इस वजह से सूरज की रोशनी सीधी पड़ने के कारण वहाँ पर जो सौर ऊर्जा रहेगी वो अधिक उपलब्ध होती है। ठीक है। आगे देखिए, पवन ऊर्जा की बात की गई है। पवन ऊर्जा एक असामान्य स्रोत है। ठीक, ये सौर ऊर्जा के अंतर्गत भी यही जो बात कही है ये उस पे भी एक लागू होती है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं
पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में यहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती हैं। वहाँ स्थित पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। तो देखिए, जो पवन ऊर्जा है वे असमाप्य है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होने वाली है। तो ठीक इसी प्रकार जो सौर ऊर्जा है वो भी असमाप्य है। ठीक है, सौर ऊर्जा का यहाँ पे एक छोटा सा चित्र दे रखा है, उसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सोलर पैनल इसी प्रकार के होते हैं। अधिकांशतः शहरों में जहाँ पर बिजलियों का अभाव है या फिर एक तरीके से लोग अपनी सुविधाओं के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर पैनल, तो ये इस प्रकार के सोलर पैनल होते हैं। ये कुछ इतने लंबे होते हैं, इतने बड़े बड़े। ये क्या करते हैं, ये सोलर पैनल सभी जो ऊर्जा होती है उसकी सब अवशोषित कर लेते हैं और उसको एक विद्युत के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसका प्रयोग विद्युत के माध्यम से भी किया जाता है और विभिन्न प्रकार के माध्यमों में किया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा है ये असमाप्य है, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। और जो इसका पवन ऊर्जा है इसका उपयोग पवन चक्कियों का उपयोग और अनाज को पीसने के लिए और जल निकालने के लिए, ठीक है, ये इनका जो उपयोग है वो प्राचीन काल से या कहा जा सकता है चिरकाल से होता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे सरल और सुगम साधन है। ठीक है, अनाजों से जब कभी भी जो भी अनाजों में जब फसल उगाई जाती है, जब वो खेत से लाई जाती है घर पे, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा उसे गुजरना पड़ता है। फिर उसमें से जो भूसे वगैरह निकलते हैं वो पवन ऊर्जा के माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है, ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से अनाज को यूँ गिराते हैं, तो जो भी उसमें भूसा होता है वो इस साइड आके गिरता है और अनाज वो यहीं पे आके गिर जाता है। पहला तो ये। और जल निकालने के लिए पवन चक्कियों का प्रयोग किया जाता है, कुओं से हो गया और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत उसके जो पवन ऊर्जा है उसका प्रयोग किया जाता है। और यही जो पवन ऊर्जा है, जब विद्युत उत्पादन होता है तो जो जनरेटर होता है उसके मतलब एक तरीके से उसको एक चक्की के घुमाने में ये काम आता है। जब वहाँ की जनरेटर जो लगा रहता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वो जनरेटर ब्लेड के ऊपर गिरता है, तो वो जब घूमता है तो वो घुमाने में सहायता करता है। किसके द्वारा? पवन ऊर्जा के द्वारा ही घूमता है। हाँ, आगे तो विभिन्न प्रकार के ऐसे कुछ प्रयोग हैं। इनका प्रयोग जो फार्म जो होते हैं, फार्म तटीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर समुद्री स्थान होते हैं, जहाँ जल स्रोत होते हैं, वहाँ पर पवन चक्कियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। और पर्वतीय घाट जो स्थान है जहाँ लगातार हवाएं चलती रहती हैं,
तो उन स्थानों पे इस पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता है। और जो पवन चक्की जो है इसका विश्व स्तर पर प्रयोग या पवन ऊर्जा का प्रयोग सब विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? नीदरलैंड में किया जाता है, जर्मनी में किया जाता है, डेनमार्क में किया जाता है, यूके में किया जाता है, यूएसए में किया जाता है, स्पेन में किया जाता है। हैं जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरती है और ऊर्जा उत्सर्जन ऊर्जा से प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मेनोजाइट्स बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में पल्लकपाम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। तो क्या है परमाणु ऊर्जा? ये एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से जो ये पदार्थ प्राप्त होता है, कौन सा? रेडियो सक्रिय पदार्थ। ठीक है, और यूरेनियम। ठीक है, पहला ये है। प्राकृतिक गैसें हो गई रेडियो सक्रिय फर्स्ट। ठीक है, फिर दूसरा है यूरेनियम, फिर तीसरा है थोरियम। तो ये प्राकृतिक रूप से पदार्थ, ये गैसें जो हैं, ये क्या करते हैं? परमाणु केंद्रों में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। तो इन सबको एक तरीके से जब इसे संग्रहित रूप से मतलब ये जो गैस है प्राकृतिक रूप से इन्हें प्राप्त की जाती है और ये क्या करते हैं? ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरती है। तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से और ये जो गैसें होती है वे गुजरती हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो गैसें उत्सर्जन ऊर्जा में सहायक प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप है और साथ ही साथ भारत की भी बात की गई है कि भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में, यहाँ पे क्या है, राजस्थान में क्या पाया जाता है? यूरेनियम। ठीक है, सर्वप्रथम यूरेनियम। थोरियम जो है ये विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाई जाती है। ये है द्वितीय प्रकार की गैस।
इसी प्रकार विभिन्न प्रकार भारत के विभिन्न स्थानों के बारे में बताया गया कि यहाँ पर इस प्रकार की जो पदार्थ होते हैं, जो प्राकृतिक गैसें होती है, वे पाई जाती है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र बिंदु तमिलनाडु में कल्लप्पम, महाराष्ट्र में तारापुर और राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, देखिए। ये देखिए यहाँ पर, ये तमिलनाडु के जो कल्लप्पम नामक आणविक ऊर्जा संयंत्र का संस्थान है, ये उसका एक चित्र है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। तो भू अर्थात पृथ्वी और तापीय अर्थात मतलब तापमान। ये क्या होता है, ये पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, तो इसीलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। तो जब भूमि में अर्थात पृथ्वी पे जहाँ पर सबसे पहले ये ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है, ये पृथ्वी के सबसे अंदर गहराई में प्राप्त होती है, ठीक है। ये ऊपर देखने को कम मिलती है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन कभी कभी जो ये भूतापीय ऊर्जा है, ये भू सतह पे भी दिखने को मिलती है, जिससे क्या होता है, जो भी इस स्थान पे जब इस प्रकार के तापमान में वृद्धि होती है, तो जहाँ जल का स्रोत होता है, वहाँ पर जहाँ पे झरने बहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ के जो भी जल स्रोत होते हैं वे सब एकदम गर्म रूप में देखने को मिलते हैं, एक प्रकार से प्रकट हो जाती है। यह जो होता है, यह तापमान ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएस विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलिपीन और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो भूतापीय जो ऊर्जा होती है, ये वर्षा से क्या होती है, जब वर्षा होती है तो उससे पहले तो प्राकृतिक रूप में ये पाई जाती है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा ये प्रकट रूप से भी देखने को मिलती है। तो वर्षा से गर्म जल के जो स्रोत के रूप में जो भूतापीय ऊर्जा है, वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में उसका प्रयोग किया जाता है। उसका खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और जो स्नान करने के लिए वो जो भूमिगत जल होता है वो गर्म होता है, तो इस प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न देशों में ये एक तरीके से देखने को मिलते हैं, जैसा कि यूएसए जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का एक क्षेत्र है। और साथ ही साथ जो न्यूजीलैंड है और आइसलैंड और साथ ही साथ
फिलीपींस है और मध्य अमेरिका है, ये सभी इसके एक प्रमुख कुछ भाग हैं। और भारत की बात करी है, भारत के हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण नामक स्थान पर और लद्दाख में पूगा घाटी जहाँ स्थित है, वहाँ पर ये सभी स्थित है। यहाँ पर क्या ये इनका जो प्रयोग होता है विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दे रखा है। एक देखिए, गर्म जल नाभिकीय रिएक्टर विखंडन द्वारा ऊष्मा, जो ऊष्मा विखंडन द्वारा बनती है। फिर ये देखिए, ये भाप है, टरबाइन है, जनरेटर है, विद्युत उत्पादक है, परमाणु ऊर्जा। ये परमाणु ऊर्जा का एक, ये भूतापीय का नहीं, परमाणु ऊर्जा का उदाहरण है। ये है भूतापीय का एक छोटा सा चित्र दे रखा है यहाँ पे। मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। तो भूमि का जो तापमान होता है वो जैसे जैसे वे अंदर चले जाते जाएंगे तो उसमें तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी। जैसा कि क्या है, वो ये मौसम के अनुसार भी बदलता रहता है। अब जैसा कि अधिकांश रूप में देखते हैं कि सर्दियों में सुबह अधिकांश जो पृथ्वी का जल होता है वे हल्का गर्म होता है। तो ये सब एक प्रकृति की भूतापीय का ही एक परिणाम है जो कि देखने को मिलती है। ये देखिए आगे क्या कहता है, क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया। विश्व का पहला ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया। भूतापीय ऊर्जा के ये देखिए, ये एक प्रमुख एक उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। ये है कुआं। देखिए कुएं से जब जल निकलता है तो शुरू में ये जैसा मौसम होता है उसके अनुसार बदलता चला जाता है, लेकिन वही ये उदाहरण दे रखा है। देखिए ये है भाप का कुछ रूप, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के रूप में देखने को मिलता है। ये जल है और ये कुआं है, ये भाप का रूप है, ये प्राकृतिक दर्रा है, ये प्राकृतिक दर्रा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये है जनरेटर, टरबाइन। तो इसकी विभिन्न प्रकार की विभिन्न क्रियाएं होती हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संक्रेप मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में होता है। समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कक्ष की खाड़ियों में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा, ये ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भी समुद्र होते हैं ये उनसे प्राप्त होती है। तो समुद्र के किनारे पर एकदम मुहाने पे क्या किया जाता है, वहाँ पे बांधों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इससे पहले ये देखिए, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संक्रेप मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। तो ये सबसे पहले समुद्र के एकदम मुहाने पे अर्थात किनारे पे उसका निर्माण किया जाता है। कैसा? एक बांध के रूप में, ठीक है। उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब तरंगे आती हैं समुद्रों के अंदर, जब तरंगे आती हैं, जल आगे जाता है, जल पीछे जाता है,
तब क्या होता है, तब उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा के बारे में हमने पढ़ा था कि उच्च ज्वार भाटा किसे कहते हैं, निम्न ज्वार भाटा किसे कहते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, वो ना जाएं प्लेलिस्ट में और फटाफट प्लेलिस्ट खोलें और पढ़ें, ठीक है। तो निम्न ज्वार भाटा और उच्च ज्वार भाटा के बारे में हमने देखा था। जब सूर्य और चंद्रमा एक बराबर में होते हैं तब उच्च ज्वार भाटा आती है, और इसके बाद जब ये अलग अलग दिशाओं में होती है तो निम्न ज्वार भाटा आती है। तो वो ये वही बात बिल्कुल कही है। तो ये जो ज्वार भाटाएं हैं वे ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ पर जल की मात्रा अधिक हो, समुद्र हो। उसी रूप में जैसे विश्व स्तर पे बात करी है, रूस में है, फ्रांस में है, और भारत जो है, भारत के कच्छ की खाड़ी में ज्वार भाटा देखने को मिलते हैं। बायोगैस की बात की है, देखिए बायोगैस क्या है। बायोगैस जीवाश्म अपशिष्ट जैसे मृतक पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर और रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जीवाश्म अवशिष्ट बैक्टीरिया या बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं और जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना बनाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्यों का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन यह ऊर्जा का दोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हमें इनसे प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो सबसे पहले देखिए, जो बायोगैस है वो किससे उत्पन्न होती है। कोई भी जैविक अपशिष्ट पदार्थ हो गया, जैविक मतलब जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त है, और विभिन्न प्रकार के रसोई के भी जो अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि फल सब्जियां हो गई, और साथ ही साथ मृतक जो पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये क्या कर इन सबको, और पशुओं के गोबर हो गए, इन सबको एक जो टैंक होती है या एक स्थान होता है गहरा, तो उसमें एकत्रित किया जाता है। फिर उसमें से उसको कई महीनों तक उसको ऐसे ही ढक के रखा जाता है। फिर उसमें से जो गैस बनती है उसी को बायोगैस कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये जैविकीय अवशिष्ट बैक्टीरिया और बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मिश्रित है। तो इसके अंदर मीथेन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, और विभिन्न प्रकार की गैसें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। बायोगैस जो होता है ये खाना पकाने में मतलब बहुत अधिक उसमें सहायता प्रदान करता है, और विद्युत उत्पादन का ये सर्वोत्तम एक संसाधन है। तो ये भोजन पकाने में और विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे क्या कहता है कि ऊर्जा सर्वव्यापी है। अब ऊर्जा के कोई भी ऊर्जा हो गई, ठीक है, या कोई भी ईंधन हो गया, संसाधन हो गया, तो ये क्या है, ये ऊर्जा सर्वव्यापी है, मतलब इसका सर्वोच्च स्थान है। लेकिन यह ऊर्जा विदोहन बहुत ही कठिन है और खर्चीला है। विदोहन मतलब अर्थात उसको एक तरीके से संरक्षित बचाए रखना और उसमें से उपयोग ही ना करना तो बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ अगर उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था भी की जाए तो उसमें बहुत अधिक पैसा लगेगा, बहुत खर्च लगेगा। तो ये बहुत अधिक कठिन है। और हम में से जो प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके क्या कर सकते हैं, उसमें भिन्नता ला सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षित कर सकते हैं और भविष्य को सुनहरा बना
सकते हैं। तो ये बात अभी यहीं तक समाप्त होती है, ये बात यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। और आगे भविष्य में ऊर्जा जो स्रोत हैं उसे बचाने में उसमें योगदान दिया जाए। और ये सब चीज़ें हमने देखी कि इन सब से क्या होता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण इनका उपयोग है। तो ये चैप्टर आखिरकार आज समाप्ति हो गया, ठीक है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर को भूलना नहीं। और क्या करना है हमें, ऊर्जा संरक्षण और जो खनिज संसाधन हैं इन सब का संरक्षण, ठीक है, इनका दुरुपयोग करने से इनका बचाव करना है, संरक्षण प्रदान देना है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से।